बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ पाकिस्तान के नाम रही है और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान की टीम ने एक दफ़ा फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। कई रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर बनाया और ख़ासकर बाबर आजम की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, इस मैच में दोनों की पार्टनरशिप भी बड़ी ज़बरदस्त रही और ख़ासकर बाबर आजम की अगर मिसाल दी जाए तो वो कम नहीं है। बहुत सी नुक्ताचीनी बाबर आजम पर होती दिखाई देती है कि वो जो स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं करते, वो कप्तानी अच्छी नहीं करता, लेकिन सीरीज़ पाकिस्तान के नाम करने में कामयाब हो गए बाबर आजम और साथ साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम करने और बाबर और रिजवान ने अपने नाम किए। इस मैच के अंदर शाहीन शाह आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और साथ साथ दीगर बॉलर्स ने भी इस मैच में उम्दा कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया। फिर कराची के साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर गवर्नमेंट के हवाले से और पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान हॉकी के लिए लेती हुई दिखाई दी और जहां पर फीकस 10 लाख रुपए खिलाड़ियों को दिए जाने थे और वो तब्दील होकर 3 करोड़ रुपए में चले गए। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम के लिए एक अच्छी खबर रही, उन खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर रही कि उनको अब 3 करोड़ रुपए मिलते दिखाई दिए। 30वें अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम ने दिखाई, यहाँ पर पाकिस्तान ने सेकेंड पोजीशन हासिल की और इससे सेकेंड पोजीशन की बदौलत पाकिस्तान के अंदर जो हॉकी है वो परवान एक दफ़ा फिर चढ़ती दिखाई दी और तमाम ही ओलंपियंस एक पेज पर जमा होते हुए दिखाई दिए। हर की नेक ख्वाहिशात हमने देखी कि इससे पाकिस्तानी टीम के साथ थे और साथ साथ क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम ने हॉलैंड का दौरा करना है तो यकीनन वो तमाम ही ओलंपियन, तमाम ही मैनेजमेंट और तमाम ही एक खिलाड़ी यकजा होकर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को दुनिया भर में रोशन करता दिखाई देते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान अब हॉलैंड के खिलाफ पहुँच रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान ने हॉलैंड के खिलाफ हॉकी सीरीज़ मैच है खेलना है। और साथ साथ अगर हम बात करें क्योंकि वर्ल्ड कप अब करीब है और फिर चंद दिनों के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप टीम का अनाउंस करना है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैच पाकिस्तान ने खेलना है, लेकिन एक अच्छा साइन पाकिस्तान के लिए ये रहा कि आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली और सारी सूरत पर कल के मैच पर भी बात करेंगे और दीगर शोबों के हवाले से भी खेले के अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि कराची में अगर हम बात करें तो ग्राउंड्स की कमी है, लेकिन हम थोड़े से दूर निकल जाएं गवादर तो एक खूबसूरत सा स्टेडियम गवादर में मौजूद है। उस गवादर स्टेडियम की हाल भी आज हम अपने स्टूडियो में जो है हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे ज़रूर आपकी करवाएंगे और साथ साथ क्योंकि जिस तरह मैंने गवादर का जिक्र किया तो राना अफजल अब्बास साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गवादर गुरु कहा जाता है इन्हें और गवादर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स लवर हैं और बड़ा ज़बरदस्त है इनिशिएटिव गवादर में करते दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स और दीगर चीज़ों के लिए वो बाकायदा तौर पर काम भी कर रहे हैं। उनके साथ साथ हमेशा की तरह हमारे पास है इकबाल मेमन साहब यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी आज कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे और फिर कॉमिक टीम हॉकी टीम के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से बात करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है तमाम ही गवर्नमेंट्स ने और हॉकी की खिलाड़ियों को हमने देखे बाकायदा तौर पर पैजराई मिल रही है। सिर्फ एक अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीतने पर आप सोच लें कि इतनी खुशी मनाई जा रही है। पाकिस्तानी टीम अगर रैंकिंग में बेहतर हो जाए हॉकी में तो एक दफ़ा फिर वो जो खोया हुआ मुकाम है सब्ज़ लाली परचम का एक दफ़ा मिल जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर हॉकी परवान चढ़ती हुई नजर आएगी। तो सारी सूरत पर बात करने के लिए हमारे दोनों में मौजूद हैं। तो सबसे पहले राना अफजल अब्बास साहब की तरफ चलते हैं, गवादर गुरु कहा जाता है। राना साहब सबसे पहले तो बहुत थैंक्स आपका कि गवादर से आप तशरीफ लाए हमारे शो के में और गवादर के हवाले से अगर हम बात कर लें क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेडियम, क्योंकि हमने तो शायद मैं वहाँ तक तो अभी नहीं पहुँचा हूँ ना गया हूँ वहाँ पर, लेकिन जो वहाँ पर मेरे साफी भाई गए हैं उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसा स्टेडियम है जो पहाड़ों के बीच में है और लेकिन इतना खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का कि शायद ही दुनिया के जो चंद ममालिक अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें तो ऐसे मनाजिर वहाँ उन्हें देखने को मिलते हैं उस ग्राउंड्स के। जिस तरह सिडनी की बात कर लें, मैनचेस्टर की बात कर लें तो वहाँ पर ऐसे ग्राउंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा ग्राउंड भी मौजूद है जो इंटरनेशनल मैचेस की नुमाइंदगी ज़रूर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। ग्वादर की जो एक दो तो जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है आप उसको देखें कि कोस्ट लाइन पे आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं और रास्ते में जो खूबसूरत आपको मकामात मिलते हैं, कुंद मलीर का मकाम आप देखें, गुल नेशनल पार्क को आप देखें, उसके बाद आप उड़माड़ा को देखें और जब आप ग्वादर पहुँचते हैं तो ग्वादर का एक शाकार किस्म का जो स्टेडियम बनाया गया है और वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर उसको किसी हाइट से देखते हैं तो आपको सी का व्यू भी मिलता है और पीछे जो पहाड़ हैं ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान ने उसके ऊपर वो उसको कशीदा तख्लीक किया हो या बनाया हो।
तो वो एक बलूचिस्तान के अंदर लोग फुटबॉल के तो प्लेयर पैदा किए हैं मकरान ने, स्पेशली मकरान डिवीज़न ने, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट के शौकीन वो पहले मैंने कभी इतने नहीं देखे थे। अभी वहाँ पे लास्ट ईयर जो मैचेस वहाँ पे हुए, वहाँ पे काफ़ी मीडिया ने भी कवरेज की थी, बल्कि 2 साल पहले आईसीसी ने भी उसको, जो ग्वादर का क्रिकेट स्टेडियम था, उसको शेयर किया था अपनी वाल के ऊपर। तो एक शाकार किस्म का क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। तो आप जब विज़िट करेंगे, वो एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है कि अल्फाज में बयान करेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन जब फिज़िकली बंदा उसको विज़िट करता है, एक तरफ से पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ से समुंदर आप देख रहे होते हैं, तीसरी तरफ से पोर्ट का जो नज़ारा, डीप सी पोर्ट का, वो 3-4 चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो एक अजीब किस्म का मंजर जो है ना, वो एयरपोर्ट जो अपना ये क्रिकेट स्टेडियम जो पेश करता है। क्रिकेट स्टेडियम पेश करता है। राना अफजाल अब्बास साहब है, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि गवादर गुरु क्यों कहा जाता है आपको? ग्वादर गुरु इसलिए कहा जाता है जी कि मैं बेसिक तो मेरी फील्ड रियल स्टेट ही थी, लेकिन ग्वादर के अंदर मैंने रियल स्टेट को ज़रा डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस वहाँ पे करवाया है। एक तो काफ़ी अरसे से लोग जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको कोई सर्विसेज नहीं दे रहा था, तो मैंने वहाँ पे रीसेल सर्विसेज वहाँ पे स्टार्ट की। उसके अलावा रवायती तौर पे जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी सेल और परचेज़ उन्हीं में लगे रहते हैं। तो मैं ज़रा हट के ग्वादर की जो का जोग्राफिया है उस पर बात करता हूँ, ग्वादर की हिस्ट्री पे, ग्वादर के अंदर जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर। अक्सर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो ट्रैवल करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ही ख़जाना मौजूद है। सारा साल इसका मौसम अच्छा रहता है ग्वादर का, और सेफ़ सिटी है, मास्टर प्लान के तहत बन रहा है। पाकिस्तान के 2 ही शहर हैं, एक इस्लामाबाद है और दूसरा ग्वादर है, जो किसी मैप के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो एक तो ये स्मार्ट पोर्ट सिटी है, दूसरा मैप के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर चीज़ उसकी कैलकुलेटेड है। और ग्वादर के अंदर जो बिज़नेस है वो सारा साल वहाँ पे रहता है। पोर्ट हमारी तकरीबन आलमोस्ट फंक्शनल हो चुकी है, ट्रांजिट ट्रेड उसके ऊपर हो रही है। अफ़गानिस्तान की अभी लास्ट टाइम जो ट्रेड थी, ट्रांजिट ट्रेड इसी पोर्ट के थ्रू हुई है। अभी रशिया से जो हमारी वीट आई थी वो भी इसी पोर्ट के थ्रू हुई है। बल्कि लास्ट ईयर जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो ईरान के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, वो भी इसी रूट से आ रही है। तो ग्वादर गुरु का जो टाइटल है वो ग्वादर की आवाम ने मुझे दिया है जी। ग्वादर के लोगों के प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि मैं ग्वादर की जो यूथ है उनके लिए भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। ग्वादर में जो टूरिज़्म है उसको भी प्रमोट करता रहता हूँ। मतलब रवायती किस्म का वो रिवायती नहीं हो। किस्म का आप वहाँ पर काम भी कर रहे होते हैं और उनकी हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। इकबाल मेमन साहब, कल पाकिस्तानी टीम ने फतह हासिल की और एक दफ़ा फिर सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुई है। कल काफ़ी रिकॉर्ड से बाबर आजम के नाम रहे, मोहम्मद रिजवान के नाम रहे, दोनों ऐसे बैटर्स बन गए दुनिया के जो 10 से ज़ायद है मैचेस के अंदर जो है सेंचुरी पार्टनरशिप रही है। फिर 3000 से ज़ायद है जो इंटरनेशनल रन दोनों बैटर्स ने एक यकजा तौर पर किए हैं। तो बहुत से रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किया है और तनकीद भी इन्हीं 2 खिलाड़ियों पर होती नज़र आती है। देखिए, तनकीद तो चूँकि एक हाई अचीवर्स हैं, जब आप इंटरनेशनल उस पर और एक ऑप्टिमम लेवल पे आप जाके खेलते हैं तो फिर तनकीद भी होती है, लेकिन ये कि पॉजिटिविटी की भी हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं। और क्या है कि देखें, जो क्रिकेट को समझते हैं उनको ये पता है कि 190 या 180 अगर आइलैंड आपके खिलाफ बना लेता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉलिंग एंड फील्डिंग। तो इसमें बड़ी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, आपकी बैटिंग क्लिक कर गई, लेकिन ये कि बहुत सारे जो आपके पिंच हिटर्स थे वो इतने कामयाब नहीं हुए। और साइम अयूब एक 45 के अलावा उसमें भी एक उसको चांस मिला था, तो वो जो है इतना कामयाब नहीं हुआ। वही आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं, हालांकि वो उसमें मतलब शाहिन शाह अफरीदी के तो 4-5 साल हुए हैं, और वही आपके कामयाब जा रहे हैं। और जो है आपके जो नए खिलाड़ी हैं उनको मतलब जो है मौका भरपूर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जो है तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ, बाकी ये है कि एक खुशाइन बात है कि आज़म को जो है एक कैमियो खेलने का मौका मिल गया और वो अपने आप को मतलब मनवा सकते हैं आगे जाके। और इफ्तिकार भी फ्लॉप गया तो, और हमाद वसीम को उन्होंने अभी तक खुल के बैटिंग में तो चांस नहीं दिया, बॉलिंग में उन्होंने दिया है, तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है। बाकी कल के मैच में मुझे समझ में नहीं आई नसीम शाह अनफिट थे या नहीं थे, उनको क्यों उनकी जगह पे जो है हसन अली को खिलाया गया। क्योंकि जब आपने
प्रैक्टिस देनी है इनको और वर्ल्ड कप में जो है इनको लेके जाना है, तो फिर आपको दोस्तियां निभाने की क्या ज़रूरत है। और ये कब तक आप दोस्तियां निभाते रहेंगे, और आप वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो फिर आपको मेरिट पे आना पड़ेगा। और लड़का कहीं का भी हो, अगर वो मेरिट पे है तो उसको खेलना चाहिए। ये नहीं है कि इधर का है या उधर का है, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। और आपने जो है 2023 का वर्ल्ड कप भी मिस किया, ठीक है ना, इसी दोस्तियां निभाई। बाकी ये कि पॉजिटिविटी ये है कि आपके जो प्राइम प्लेयर्स हैं वो अपने पीक कर रहे हैं, और हमारी जो है दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेलें। चलें, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेलें, लेकिन इंग्लैंड की अगर टीम की बात करें, और उन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए होम, और फिर आईपीएल में जो प्लेयर इंग्लैंड के खेल रहे थे अब उन्हें वापस तलब कर लिया इंग्लैंड ने। और जबकि अगर हम देखें तो कुछ अर्से कबल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ हुई है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई थी, और फिर न्यूजीलैंड की टीम ने जो है अपने समझ लें ना तजुर्बेकार टीम को पाकिस्तान भेजा, और उस ना तजुर्बेकार टीम ने पाकिस्तान को मैचेस में शिकस्त दी। आप समझ रहे हैं कि इंग्लैंड ने अपनी जो मजबूत स्टैंड जो बनाई है अब बाकायदा तौर पर आईपीएल से जो प्लेयर्स बुलाकर वापस, आपने वर्ल्ड कप की तैयारी में बड़ा अहम रोल होगा उनका, क्योंकि वो पाकिस्तान के स्टैंड को बिल्कुल चेक कर चुके हैं। बिल्कुल जनाब, क्या है कि उनको तैयारी तो करनी है, और एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे, एक ऑप्टिमम लेवल पे जो है वो उन्होंने खिलाड़ी तैयार करने हैं, ताकि जो है वो वहाँ पे जाके वर्ल्ड कप खेलें और जीतें भी। तो इंग्लैंड बिल्कुल उनका एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, और उनके पास बहुत पोटेंशियल है। और सिंस जो उनका कोच है मैकलम, उसके बाद से उनके पास जो है ना वो एक बाजबाल उनके ऊपर एक टैग आ गया है कि वो हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। और उसके बाद वो डेकेट है और अपना ब्रुक्स है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन टीम इज़ ऑल्सो वेरी ऑफ देम कि ये लोग आएंगे तो अपसेट भी कर सकते हैं, और अच्छा कंपटीशन होगा, क्योंकि मुकाबला इन्हीं 4-5 टीमों के दरमियान होगा, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका भी है, और आपका एक डार्क हॉर्स भी है अपना क्या कहते हैं वो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका। चलें, आपको तो यकीनन ये भी पता होगा, कल पाकिस्तान दुनिया के लेजेंड बैटर ब्रायन लारा ने 4 सेमीफाइनल्स टीम का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इंडिया शामिल है, उसमें अफगानिस्तान शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, और वेस्ट इंडीज़ शामिल है। तो आप समझ रहे हैं कि एक इतने अजीम बैटर्स ने जो है बाकायदा तौर पर 4 ममालिक के नाम ले लिए, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, जिसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है जो T20 की बेस्ट टीम है। आप समझिए एक बड़ा बयान कल ब्रायन लारा का सामने आया। नहीं, ये चीज़ भी एक जो है ना स्टिमुलेंट पैदा करती है, एक जो है मतलब ईगो जो है ना उनका हर्ट होगा, तो फिर वो अंदर से एक चीज़ जो है ना ट्रिगर करेगी, और वो अच्छा खेलेंगे। ये टीमें बहुत ज़बरदस्त टीमें हैं, और इनको बिल्कुल ही अवॉइड करना ठीक है। ब्रायन लारा ने ये चीज़ हो सकता है कि की भी इसी वजह से हो कि इनको जो है कि स्टिमुलेंट जब क्रिएट किया जाए ताकि ये ट्रिगर करें और अच्छा खेलें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आप बिल्कुल नॉकआउट नहीं कर सकते, और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में भी हारते हारते और फिर जीतना शुरू कर दिया, और फिर इंग्लैंड है, और फिर न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका की ठीक है बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, मगर बॉलिंग उनकी ठीक ठाक बॉलिंग है, और फिर पाकिस्तान भी शुरू से अनप्रेडिक्टेबल टीम रहा है, मतलब है कि अगर पिछले 40 साल से भी देखते रहे तो पाकिस्तान का भी कोई भरोसा नहीं है। तो इस दफ़े श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही है। चलो, श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही है। उम्मीद है कि श्रीलंका, इकबाल साहब कह रहे हैं कि सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाए। और राना अफजल अब्बास साहब, थोड़ी सी बात क्योंकि गवादर की हो रही है, तो मैं काफ़ी बातें हो रही हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की, और ये भी कहा जा रहा था कि नेशनल स्टेडियम को बाकायदा तौर पर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। बहुत से मुश्किलात का सामना शहरियों को होता हुआ दिखाई दे रहा था, खासकर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में, और फिर जब गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं तो वहाँ पर मुश्किलात का सामना। लेकिन ये कुछ थोड़े से मुश्किल मरहले हैं। लेकिन गवादर, आप समझते हैं जो स्टेडियम है वो इंटरनेशनल म्यार का स्टेडियम है, वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं जी। एक तो ग्वादर को सेफ सिटी डिक्लेयर किया गया है,
स्मार्ट पोर्ट सिटी के तहत उसमें सारे सेफ्टी कैमराज और सारी बाउंड्री वॉल्स वगैरह उसमें हो रही हैं। दूसरा ये है कि ग्वादर के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ पे A380 लैंड करेगा। तो अगर ग्वादर को इंटरनेशनल स्टेडियम डिक्लेयर कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल में कि हम इसके जो यूएई या दुबई में जो मैचेस होते हैं उसको हम बीट कर सकते हैं और वही आइडियाज़ हम यहाँ पे खींच के ला सकते हैं ग्वादर में, और जिससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। क्योंकि ग्वादर आप तीन पेनिनसुला टाइप है, तीन अतराफ से उसको आप देखेंगे पानी, तीन तरफ से समुंदर का पानी, और पानी भी समुंदर का ऐसा है कि बड़ी खूबसूरत किस्म की गोल्डन सैंड भी चीज़ें हैं। एक साइड पे सिंघार का कोई बातेल का एरिया है, दूसरी तरफ से फ्लैट है, मरीन ड्राइव का व्यू आपको नज़र आता है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्वादर बहुत ही सेफ जगह है। बाय रोड तो ट्रैवल उसका ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन ये अगस्त के अंदर 14 अगस्त में उसकी ओपनिंग हो रही है एयरपोर्ट की, अक्टूबर तक वो फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा तो उसके बाद इंटरनेशनल मैचेस के लिए बहुत ही सूटेबल और अच्छी जगह, एक पुरफज़ा मकाम है, पोल्यूशन फ्री है वो, और खूबसूरती का तो उसका सानी कोई नहीं है ग्वादर का। खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसे ही कुदरती नज़ारे बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा माला माल रखा हुआ है हमें कुदरती नज़ारों से, और राना साहब, और साथ साथ क्योंकि हमने काफ़ी क्रिकेट पे अगर हम देख लें तो स्टेडियम की काफ़ी बातें की हैं, हॉकी के लिए भी या दीगर खेलों के लिए भी वहाँ पर कोई स्टेडियम तामीर हो रहे हैं। फ़ुटबॉल के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पे बना हुआ है। और इसके अलावा क्योंकि ये मकरान के जो लोग हैं, ये स्टेडियम तो उनके लिए बाद में बना है, लेकिन ये जो साहिल है समुंदर उसके ऊपर ही फ़ुटबॉल इन्होंने खेलना शुरू किया। आप कराची में भी देखेंगे तो जो बेहतरीन फ़ुटबॉलर आपको मिलेंगे वो मकरान बेल्ट के मिलेंगे। तो बाकी स्टेडियम भी हैं, पार्क्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, जिसमें सनसेट पार्क डिज़ाइन किया गया है, GDA का पार्क है मरीन ड्राइव के ऊपर, इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर काम वहाँ पर हो रहा है। तो पिछले 5 सालों के अंदर ग्वादर में जो डेवलपमेंट हुई है वो मैंने जो अपनी आंखों से फिज़िकली जो देखी है, ये तो जब आप विज़िट करेंगे या कोई विज़िट करता है तो दैन ही उसको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त वो है कि बाय रोड ट्रैवलिंग ज़्यादा है। ATR जो है वो हफ्ते में 3-4 फ़्लाइटें हैं, लोग जो हैं वो ATR पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। तो इंतज़ार सिर्फ एयरपोर्ट का है कि जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ये फंक्शनल होगा, उसके बाद जो है ना ग्वादर जो है ना वो एक दुनिया की उसमें एक नया सितारा उभर के ग्वादर सामने आएगा। चलें, नया सितारा उभर कर सामने आएगा। आपने 3-4 ग्राउंड्स की भी बात करी, फुटबॉल की भी बात कर लिया है। अगर हम देखें तो वहाँ पर मुझे जो इत्तलात हैं वो फुटसॉल खेल जो आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट से है, फुटबॉल से निकल कर फुटसॉल आ गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, और वहाँ पर वहाँ के मुकामी जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं उसमें। ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये किस किस्म का खेल है? पहली दफ़ा वैसे ग्वादर में मैंने नहीं सुना। सेम फुटबॉल की तर्ज पे होता है, प्लेयर्स कम हो जाते हैं। अच्छा, प्लेयर्स कम हो जाते हैं। ये वैसे एक लास्ट टाइम जो है बीच के ऊपर एक बनाया गया ग्रासी वो है, और उसके साथ में फेंसिंग की गई है। तो ये 2 मैंने वहाँ पे देखे हैं, 2 ग्राउंड मौजूद हैं, एक बीच के ऊपर है और एक पार्क के अंदर है। तो ये बिल्कुल ये खेला जा रहा है, लेकिन ये उससे बिल्कुल मैच करता है फुटबॉल से बिल्कुल वो उसी के समझ लें शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हम T20 और T10 खेल रहे होते हैं, तो सेम वही चीज़ इसके 2 ग्राउंड वहाँ पे मौजूद है जी, 2 बन चुके हैं, एक बीच के ऊपर और एक पार्क बना है GDA का, उसके अंदर इसका ग्राउंड बनाया गया है। ग्राउंड बनाया। इकबाल साहब, टीम अनाउंस होनी है वर्ल्ड कप के लिए, और आप समझिए हसन अली को कल के मैच में हमने खिलाया, परफॉर्म हसन अली से नहीं हुआ। अब क्योंकि अगर हम देखें तो हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर ऐसा लगता है कि फ़िट नहीं है, उन्होंने इस सीरीज़ में मौका फराम नहीं किया गया। फिर अगर हम बात करें तो इब्रार को भी मौका फराम नहीं किया गया, और आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2 प्लेयर्स आप मौजूद होते हुए देख रहे हैं 15 रुकनी स्क्वाड में, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। देखें, ये तो अब बाबर की अपनी मर्जी पे है कि वो किसको लेके जाता है, टूर्नामेंट जीतने के लिए जा रहा है या दोस्ती निभाएगा। लेकिन ये कि हसन अली इससे पहले भी खेल चुके हैं और अभी भी ये जो है खेल के मेरा ख्याल है उन्होंने तकरीबन 46 रन दे दिए। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई अब वो उनमें वो काट है उनकी बॉलिंग में। ठीक है, उनका एक प्राइम था वो गुजर चुका, उनके स्टैट्स अच्छे हैं पहले के, लेकिन ये कि अब तो वो सिर्फ दोस्ती पे ही चल रहा है। और कल अगर आपने इंटरव्यू सुना था बाबर का, तो उसने बॉलर्स की तारीफ करते करते हसन अली की भी तारीफ कर दी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हसन अली ने क्या मतलब किया। चले विकेट नहीं ली, अगर रन रोके होते तो तभी कोई बात समझ में आती। तो ये है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन मोहम्मद आमिर भी जो है विकेटें तो ले रहे हैं, लेकिन ये है कि वो जो है इकोनॉमिकल नहीं है इतने।
तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाँ, बाकी अपने लिहाज से शाहीन शाह अफरीदी जो उनको एक टैग लगा हुआ है वो उन्होंने कल करके दिखाया, और बॉलिंग की और 14 रन दिए सिर्फ, तो इकोनॉमिकल भी थे, विकेट टेकिंग भी थे, स्ट्राइक भी ज़बरदस्त थी। फिर अब्बास आफरीदी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक मैं समझता हूँ कि जमान के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में करता था वो 18 नहीं, और देखें लास्ट ओवर्स जो डेथ ओवर्स हैं उसमें जमान है, मोहम्मद अली है और एक वसीम है, वसीम जूनियर है। मगर अब इनके पास मसला ये है कि इनके पास बेसाखियां नहीं है, ये बगैर बेसाखी के आए हुए हैं, और जिनके पास बेसाखियां हैं उनको आपने रख दिया है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप मेरिट को वो नहीं करेंगे, हाँ बाकी अगर आपकी लक चल जाए और आप जीत जाए या सेमीफाइनल तक चले जाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये कि मेरिट को डिनाई करना वो ज्यादती है, बहुत मेरिट को डिनाई करना ज्यादती होगी। और इवन शाहनवाज दानी को भूल गए ये लोग। चलें इसी मेरिट की बात कर रहे हैं, इसी मेरिट पे ही आ जाते हैं। साइम अयूब एक ऐसा दरख्शां सितारा पाकिस्तान के लिए निकल कर आया, उसने परफॉर्म किया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, परफॉर्म के बाद कौमी टीम का हिस्सा बना, फिर उसे दोबारा मौका फराहम किया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे पे, वहाँ वो नाकाम हुए। पाकिस्तान सुपर लीग में एक दफ़ा फिर परफॉर्म करते हैं, दोबारा टीम में वापस आते हैं, फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के एक दफ़ा फिर मौका फराहम किया जाता है, फिर नाकाम होते हैं। आप समझिए अब वर्ल्ड कप सर पर है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें उसी तर्ज पर क्रिकेट खेलने वाले फ़खर जमान परफॉर्म करते हुए अब दिखाई दे रहे। तो अब ऐसा लगता है कि फ़खर जमान और साइम अयूब के दरमियान जो है एक टाई सी हो गई है, दो में से एक प्लेयर हो सकता है कि 15 रुकनी स्क्वाड में हो। देखिए एक बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि इन 3 मैचेस में इन्होंने उस्मान को नहीं खिलाया, जब उस्मान को लेके भी गए। और देखें साइम अयूब के पास अभी टाइम है, और हमने माजी में भी देखा है कि सईद अनवर भी तकरीबन इसी तरह शुरू में उन्होंने स्टार्ट किया था, और फिर वो एक जो है उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ गया। फिर शहजादा हम अगर रिकॉर्ड्स में देखते हैं, माजी में देखते हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और उनके अंदर एक नज़र आता है कि ये इंटरनेशनल उस पर आएंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल पे जाते हैं तो वो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते। शफीक अहमद पापा एक बड़ा नाम है, और अभी भी आप फर्स्ट क्लास के स्टैट्स देखेंगे तो शायद 50+ का एवरेज होगा उसका, लेकिन वो कभी भी इंटरनेशनल में पनप नहीं सके। तो देखिए साइम अयूब अभी यंग है और फुल पैकेज है, क्योंकि इज़ अ गुड फील्डर, इज़ अ गुड बॉलर, एंड ही इज़ अ गुड बैट्समैन ऑल्सो, इज़ अ गुड पिंच हिटर। तो मैं समझता हूँ कि इनको मौका बाद में भी मिल सकता है, लेकिन अब इनको चाहिए कि ये जो अगले 4 मैचेस हैं, चले 4 नहीं, आखिरी जो 2 मैचेस हैं उसमें आप अपनी फुल टीम वो तैयार करें जो वर्ल्ड कप में जाएगी। ठीक है ना, दोस्तियां नहीं निभाएं, जितनी निभा ली आपने, उनको घुमा भी लिया, और अब उनको घर जाने दें, और वेस्ट इंडीज और अमेरिका में वो टीम लेके जाएं जो आपकी बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करें और उनको खिलाएं, फिर आप जीत सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वरना बहुत मुश्किल होती हुई दिखाई देगी। राना अफजाल साहब बात हो रही है टीमों के हवाले से, और पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात कर लें, कल पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और 6 विकेटों से आयरलैंड के ख़िलाफ़, और अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तान के दोनों बैटर्स ने, खासकर बाबर की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, फिर आज़म खान ने आखिरी लम्हात में थोड़ा सा फिर एक दफ़ा अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए हैं। आप समझिए आज़म का जो रोल है, जो अब तक 2 मैचेस के अंदर हमने देखा, आज़म ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया है, जिस रोल के लिए उन्हें रखा गया टीम के अंदर, वो रोल निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल पर अगर वो रोल निभा दे रहे हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, आप समझिए उस स्क्वाड में आज़म खान अब सेलेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस को देखते हुए तो उनको मौका देना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारी जितनी भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या जब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने हमेशा हमारी जो खेल कूद में के मैदानों में ना उन्होंने मुदाखलत की है। तो मैं सर की बात को, जो इकबाल साहब की बात को सेकंड करूँगा कि जो बच्चा या जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो वो दोस्तियाँ यारियाँ जो सीनियर खिलाड़ी रह गए हमारे, उनके रिलेशन वो उसी की भींट में चढ़ जाती है टीम। तो टीम को सियासत से अगर पाक कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये दुनिया के किसी भी प्लेयर के मुकाबले में दी बेस्ट प्लेयर हैं। दी बेस्ट प्लेयर। आपने सियासत की बात की तो चलें सियासती पे थोड़े से आ जाते हैं। और कल मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा काम किया है। पहले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए मिल रहे थे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से हॉकी के, उन्होंने बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए, और उन्होंने ये कहा कि ये 10 लाख रुपए इन खिलाड़ियों के लिए बहुत कम है, इन्हें तो नवाजना चाहिए। और फिर 3 करोड़ रुपए उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब गवर्नमेंट से दिलाए
पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को, तो सियासतदान भी तो अपना रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को सिर्फ परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। सियासत का मतलब हमारे जो सिर्फ सियासतदान ही नहीं है, लेकिन हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है। उनका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, बाप है, मतलब सिफारिश का जो कल्चर है उसको टीम में से निकालना चाहिए। बाकी मरीम नवाज साहबा जो है वो स्पोर्ट्स लवर है, उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनके वालिद का एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक वो काम कर रही है, पंजाब को एक अच्छी सीमत में लेके चल रही है इस वक्त। लेकिन जो रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं बीच में, अच्छा, हौसला कितना बढ़ता है राना अफजल साहब? अगर आप देखें तो खिलाड़ियों का जब ऐसी इनामी रकम आपके पास कम हो, फिर बढ़ा दी जाए, और फिर जज्बा बढ़ता है खिलाड़ियों का कि हाँ अच्छा ठीक है, इस दफ़ा ये परफॉर्मेंस में कमी रही है, अगली दफ़ा इससे बढ़कर परफॉर्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, जज्बा बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा ना कि एक खिलाड़ी जब परफॉर्म कर रहा होता है तो उस जस्ट क्लैपिंग से उसका जज्बा बढ़ जाता है। तो अगर उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर दी जाती है या उसको फाइनेंशियली कुछ दिया जाता है तो उसमें तो उसका मोराल भी बुलंद होता है। और साहब, ये वही खिलाड़ियाँ हैं जो फंड्स की रेर होते थे, ये वही खिलाड़ियाँ हैं जो कौमी दौरे के लिए जो इनको फंड्स की कमी होती है, ये वही खिलाड़ियाँ हैं जिनको डिपार्टमेंट जो है बेदखल कर दिया गया डिपार्टमेंट से, ये वही खिलाड़ियाँ हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता रहता, ये वही खिलाड़ियाँ हैं जो एक दौरे के बाद अगले सीरीज़ के लिए नहीं जाते। वो कहते थे हम दूसरी लीग्स खेलने को ज़्यादा तरजीह दे देंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से कासिर नज़र आते थे। अब जब ये पैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें एक जानिब पलट कर लगता है कि एक पेज पे जमा हो गया और फिर पाकिस्तान की हॉकी बेहतरी की तरफ जाती नजर आएगी। अब जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। आप देखें ना कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर लास्ट 4-5 साल में जो नए हमारे जो यंगस्टर्स हैं, नए खिलाड़ी हैं, छोटी छोटी इलाकों से जो छोटे छोटे ग्राउंडों से खिलाड़ी जो लिए गए उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। तो हॉकी के अंदर भी पाकिस्तान का एक नाम था, हॉकी के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हॉकी भी थोड़ी सियासत की नज़र हुई। लेकिन अब जो है सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है और उम्मीद ये मुझे यही लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में हमारा जो पाकिस्तान की हॉकी टीम है ये इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे एक दो फिर नाम रोशन करती नजर। इकबाल साहब, कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं आप राना अफजल साहब के बात से? देखिए, बात तो वो अपने तजुर्बे से बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल उन्होंने सही बात की, लेकिन एक अंग्रेजी में लफ्ज़ है एक्स्ट्रा वैगेंट। अपनी चादर से ज़्यादा जो है ना, अगर आप पैर फैलाते हैं और ज़्यादा खर्चा कर जाते हैं, और फिर अंग्रेजी में एक और कहावत है कि यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस। अगर नहीं है, लेकिन इन्होंने तो हौसला बढ़ाया है खिलाड़ियों का। हौसला तो बढ़ाया है, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये कि आप अगर 3 रुपए से एकदम 30,000 पे चले जाएंगे तो वो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात यह कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है, फिर आपने जो रिजर्व में खिलाड़ी हैं उनके लिए भी वेलबींग के लिए ख्याल करना है, फिर आपने जो है जो आपने ये कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें भी आपने जो है फंड्स चाहिए, तो ताकि आपके पास फ्यूचर में भी खिलाड़ी आए। ठीक है ना, आप बिल्कुल दें इनको, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ इन्हीं को दें। ठीक है ना, ये हमारे पास जो माजरत के साथ पंजाब में जो सिस्टम चलता है ना, वो चलता है बादशाह वाला। ठीक है, उसको दे दो, लेकिन ये कि आपने यकसानियत डेवलप करनी है और अक्रॉस द बोर्ड करना है। और इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आपने उनका दिल जीता है, पैसे आपने उनको दिए हैं, इवन उनको आपको जॉब्स दें परमानेंट। अंग्रेजी में एक और कहावत है, गिव देम रॉड टू फिश नॉट द फिश। आप उनको मछली नहीं दें, उनको सिखाएं कैसे मछली पकड़ी जाएगी, इनको जॉब्स दें। और मैं समझता हूं कि आप मुझे करेक्ट करेंगे कि हॉकी में जॉब्स इनके पास नहीं होंगी, ऐसी बात है। जो तकरीबन अगर 18 रुकनी स्क्वाड देख लें तो उसमें से 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस वक्त जॉब से मुंसलिक, वो भी अभी हाल फिलहाल ही डिपार्टमेंट ने दोबारा बहाल हुई है। तो आपने अब देखें ना, कल को ये परफॉर्मेंस नहीं देते, ठीक है, आप तो चुप करके बैठ जाएंगे। इनके लिए मुस्तकिल एक सिलसिला चलना चाहिए ताकि जो है इनके पास जॉब्स हो और वो अपनी हॉकी पे मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये बहुत जबरदस्त। अच्छा, और मेरे नजदीक ये चैंपियनशिप जीत के आए हैं। ठीक है, एक एंग्जाइटी होती है, फिर आखिरी गोल हो गया, फिर वो जो शूट आउट्स थे उनके पास उनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। वो तो आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और हम लोगों ने यही कहा कि इस पे तो उन्होंने कोई ना कोचिंग हुई है, ना इन बेचारों के साथ कोई प्रैक्टिस हुई है, नहीं तो उसमें भी चांस था। तो वो तो उनके साथ ज्यादती हो गई, लेकिन ये कि बड़ा जबरदस्त जीते। और ये इसी तरह रनर
रहे हैं। जिस तरह 2019 में न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड के खिलाफ रनर अप रही क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा खेला है। और हेड्स ऑफ टू द टीम, हेड्स ऑफ टू द शहनाज शेख, ठीक है ना, जिसने उनको जो है इतना जो ऊपर लेके आए। और प्लस जो भी पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, और मुबारकबाद जो है शहबाज शरीफ साहब को भी जाती है, जिन्होंने इंटरवीन किया टाइमली और ये डेवलप किया और राणा साहब को मुंसलिक किया, ठीक है ना। तो इससे जो है ये सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि टाइमली जो इंटरवीन हुआ है और हम लोग लेकिन इसका फायदा एक जरूर हुआ है खिलाड़ियों के हवाले से। इकबाल साहब मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि दो फेडरेशनें बनी, दो सेक्रेटरी थे, दो सदर थे, इससे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और फिर साथ साथ दो कैंप्स लगे, एक लाहौर इस्लामाबाद पे लगा, एक कराची में लगा। एक जगह पे 35 प्लेयर्स खेल रहे थे, एक जगह पे 57 प्लेयर्स इस कैंप में मौजूद थे। तो हॉकी में खिलाड़ियों को गिना जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर तो हॉकी के प्लेयर्स ही निकलकर सामने आ गए। इसका बेनिफिट ये हुआ कि उसमें से टीम बाकायदा तौर पर, जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्टेप लिया और उसके बाद फेडरेशनों को, दोनों फेडरेशनों को तलब किया, खिलाड़ियों को यकजा किया, उसके बाद एक टीम बनाई गई और उस टीम ने जाकर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, फिर दूसरी पोजीशन हासिल की। ये उसके नतीजे हैं। आप समझिए हॉकी में प्लेयर्स आ गए तो खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और फिर टाइटल आया पाकिस्तान के पास। बिल्कुल आया, मगर देखें फिर भी इसमें जो डिसीजन मेकिंग थी ना, वो क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है, जिन्होंने भी इनको सजेशन दी है। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने और टाइमली इंटरवीन किया। अब उनके पास चांस है कि जो नेशन टूर्नामेंट हो रहा है पोलैंड में, और जिसके लिए हॉलैंड गए हुए हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी जीत के आए। हालांकि उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है, तो मगर ये कि अच्छी परफॉर्मेंस अभी भी कर सकते हैं। तो ये है कि अभी इनका मोराल भी हाई है, पैसे भी बहुत मिल गए और प्रैक्टिस भी ये हॉलैंड में कर रहे हैं। जाहिर बात है उस पर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ही पैसे दिए होंगे ना। हालांकि कोच वहाँ का है, वो वहाँ पे लेके गया है, वहाँ पे उसका कंफर्ट जोन होगा, लेकिन अमाउंट बहुत मिला होगा, तैयारी खूब करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा दुआ गो है कि हमारा जो कौमी परचम है वो ऊपर रहे और हॉकी में हम दोबारा लोहा मनवाएं और जो है हमारे ग्लोब पे हम दोबारा वो पाकिस्तान का नाम रोशन हो, जो प्राइम था हमारा 80s में और 90s में। 80s और 90 में जो प्राइम था पाकिस्तान का हॉकी का, एक दौर था पाकिस्तानी हॉकी टीम है कि सब जिलाली परचम दुनिया भर के जितने भी टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, पाकिस्तान हॉकी टीम उसमें फाइनल खेलने या तीसरी पोजीशन के लिए ज़रूर मैचेस खेलती दिखाई देती थी। पाकिस्तानी टीम जो है सब जिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन करती हुई दिखाई देती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता, और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि वहाँ पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड से भी दूर हो गई। लेकिन हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में हॉकी एक दफ़ा फिर परवान चढ़े। जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर हॉकी जो है परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी जज्बा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमारी भी दुआ है पाकिस्तान हॉकी एक दफ़ा फिर माजी की तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई दे रहा है। अफजल साहब, हॉकी की बात हो रही है तो थोड़ा सा हम हॉकी से हटकर आपकी तरफ आते हैं। गवादर गुरु के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इसमें बहुत कुछ आपके साथ मुंसलिक रहा है और भी बहुत से काम आप कर रहे होते हैं। तो इससे स्पोर्ट्स से हटकर भी आपका कोई बिजनेस वगैरह की सिलसिला चल रहा होता है? बिज़नेस तो ज़ाहिर बात है जी, रोज़ी रोटी के लिए हर बंदे ने करना होता है। मेरा बेसिकली तो तल्लक एक ज़मींदार घराने से भी है, कुछ ज़मीनें भी मेरी हैं, लेकिन बलूचिस्तान की कुछ जो महरूमियाँ थी या बलूचिस्तान हमसे पीछे रह गया था, तो दैट्स वाई मैंने बलूचिस्तान का ग्वादर को मैंने चूज़ किया। मैंने इस्लामाबाद में भी काम किया है, लाहौर में भी किया है, कराची में भी कुछ अर्सा रहा हूँ। तो ग्वादर में जाने का सिर्फ मकसद ये था ताकि इन लोगों के साथ मिल के इनमें बैठ के पता लगाया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये लोग हमसे थोड़ा पीछे रह गए, तो इनके साथ कुछ टाइम गुजारा जाए और वहाँ पे कुछ बिज़नेस किया जाए और इनको कुछ बिज़नेस सिखाया भी जाए। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, और बच्चे जो हैं हमारे बलूचिस्तान के इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जस्ट उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत होती है। अब देखें ना, 700 किलोमीटर की हमारी साइली पट्टी है कराची से लेके ग्वादर तक। अब मेरा नहीं ख्याल कि कराची वाले हर हफ्ते कोई दुबई जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ये कुंद मलीर से आगे नहीं जाते। क्या जी इनको बताया जाता है कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ना कोई गाइड करने वाला है। तो मैं वहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ
कि जो ग्वादर के बच्चे हैं मकरान डिवीज़न के, उनको थोड़ा बहुत टूरिज़म में हम गाइड कर सकें। इसमें काफ़ी सारे मेरे दोस्त मेरे साथ शरीक हैं इस कार खैर में, उनके विज़िट्स वगैरह होते रहते हैं। हमने एक रोड शो भी करवाया था कारवान तिजारत के नाम से, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, सर्व किया। उनको फिर मैं ग्वादर लेके जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे मैं दौरे करवाता रहता हूँ, ताकि ये जो लोकल कम्युनिटी है हमारी बलूचिस्तान की, ग्वादर की, वो उनमें अवेयरनेस आए और वो सीखें कि ऑनलाइन बिज़नेस किस तरह से होता है, या हम बाहर से विजिटर्स जो हैं उनको बुला के टूरिज़म से किस तरह से हम उसको उसमें से अर्निंग कर सकते हैं और मुल्क की मैशत में हम उसका मुल्की मैशत में बेहतरी किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि आपने बलूचिस्तान की बात की, और क्योंकि अभी मैं 11वीं हब रैली में बलूचिस्तान गया हुआ था और वहाँ पर मैंने वो कवर भी किया, और साहिली पट्टी गिलानी के साहिल पे वो जीप रैली मुनक्किद हो रही थी, और इसमें बलूचिस्तान का ही जो ड्राइवर है उसने टाइटल जीता है, उस नौजवान ने, जो मेरा दोस्त है जय हिंद बलोच, जय हिंद होत ने जीता है, और बाकायदा तौर पर मैं होत से काफ़ी इंटरव्यूज़ भी मैंने होत से किए हैं, और उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया। और फिर क्योंकि उसमें बड़े नाम, बड़े ड्राइवर्स के नाम मौजूद थे, नादिर मक्सी उसमें हिस्सा ले रहे थे, तैमूर उसमें हिस्सा ले रहे थे, दीगर और भी ड्राइवर उसमें हिस्सा ले रहे थे, जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का बड़ा नाम था। लेकिन इसके बावजूद मैंने उतने उसमें कामयाबी हासिल की और टाइटल जीता, अपने नाम किया। लेकिन साथ साथ, क्योंकि ये तो ड्राइवर्स की बात हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान का एक दरख्सा सितारा उभर कर सामने आ रहा है बलूचिस्तान से, और वो है असद, बाकायदा तौर पर जो है हसीबुल्ला, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। हसीबुल्ला पाकिस्तान अंडर 19 टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान ए के लिए भी वो नामज़द हो चुके हैं, फिर पाकिस्तान के लिए भी वो खेलने के लिए इंतखाब हो चुका है। तो आप समझे बलूचिस्तान से अब प्लेयर्स निकल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले ये रैली जो हुई है ये ग्वादर में हुई है, और जैन होत जो है, जैन होत ने वो रैली भी विन की है, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। उसमें नादर मक्सी भी था, और बुकटी फैमिली के भी थे, पंजाब से काफ़ी सारे लोग थे, वो भी इसी ने, जय हिंद ने ही वो रैली विन की थी। बाइक और मोटर रैली दोनों कंबाइंड थी। उसमें ईरान के प्लेयर्स भी उसमें शामिल थे, जो ग्वादर में जो ये हब से पहले हुई है। तो बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं उनको क्यों इग्नोर किया जाता है, थोड़ा सा मौका भी नहीं दिया जाता। अभी इकबाल साहब बात कर रहे थे धानी की, तो शाहनवाज धानी की, उसका तल्लुक भी बलूचिस्तान से है, उसको भी पीछे रख दिया जाता है। तो बलूचिस्तान वालों को थोड़ा सा मौका देना चाहिए, ताकि उनकी जो गिले शिकवे वो भी थोड़े से दूर हो जाएंगे। टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं बहुत है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौके देने की ज़रूरत होती है। इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया, राना अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।